जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पूर्वोत्तर का एक राज्य है सिक्किम, और सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना इसी बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि 1975 तक सिक्किम एक अलग देश था। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हो कि हर साल 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यानी 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत में विलय हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के समय सिक्किम एक अलग रियासत थी और वहाँ चोग्याल वंश का राज्य था। 1947 में सरदार पटेल चाहते थे कि बाकी रियासतों की तरह सिक्किम का भी भारत में विलय कर दिया जाए, परंतु पंडित नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि यदि इस भारत सिक्किम पर विलय का दबाव नहीं बनाएगा तो चीन भी तिब्बत पर हमला नहीं करेगा। हालांकि बाद में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था। इस तरह 15 मई 1975 तक सिक्किम एक अलग देश था, परंतु पंडित नेहरू की बेटी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश की खुफिया एजेंसी रॉ के कड़े प्रयासों के बाद सिक्किम का भारत में विलय हो गया और उसे भारत के 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। इंदिरा गांधी ने कैसे रॉ के माध्यम से सिक्किम का भारत में विलय करा, यही इस बारे में बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि सिक्किम बर्फीले पहाड़ों, नदियों, जंगलों समेत प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नाथुला दर्रा भी इधर ही है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा भी यही है। भारत में सिक्किम अकेला राज्य है जहां खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है। आमतौर पर सिक्किम के मूल निवासी को सिक्किमी के तौर पर जाना जाता है और सिक्किम के लोगों में 3 जातीय समूह लेप्चा, भूटिया और नेपाली है। यहाँ की प्रमुख भाषाओं में अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी, लेप्चा आदि हैं। सिक्किमी भाषा दक्षिणी तिब्बती भाषाओं में से एक है। इसे सिक्किमी, तिब्बती, भूटिया, डांजोके आदि नामों से जाना जाता है। सिक्किम तथा पूर्वोत्तर नेपाल में से भूटिया लोग बोलते हैं। सिक्किम के लोग अपनी भाषा को ड्रेनजिंगके तथा अपनी जन्मभूमि को ड्रेनजोंग कहते हैं। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता डेनी डेनजोंगप्पा भी सिक्किम के ही हैं। सिक्किम जो देश था वह सन 1642 में अस्तित्व में आया था, जब फुंदसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल यानी राजा घोषित किया गया था। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। इस तरह सिक्किम में राजतंत्र की शुरुआत हुई थी। इसके बाद नामग्याल राजवंश ने 333 वर्षों तक सिक्किम पर राज किया। अब बात करते हैं सिक्किम के भारत में विलय की। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्याल को अपने राजमहल के गेट के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़कर खिड़की के पास पहुंचे। उनके राजमहल को चारों तरफ से भारतीय सैनिकों ने घेर रखा था। तभी मशीन गन चलने की आवाज़ गूंजी और राजमहल के गेट पर तैनात बसंत कुमार छेत्री गोली खाकर गिर पड़े। वहां मौजूद 5000 भारतीय सैनिकों को राजमहल के 243 गार्डों को काबू करने में 30 मिनट का भी समय नहीं लगा था। उसी दिन 12:45 तक सिक्किम को आज़ाद देश का जो दर्जा प्राप्त था वह खत्म हो चुका था। चोग्याल ने हैम रेडियो पर इसकी सूचना पूरी दुनिया को दी और इंग्लैंड के एक गांव में एक रिटायर्ड डॉक्टर और जापान और स्वीडन के 2 अन्य लोगों ने उनका ये आपात संदेश सुना। इसके बाद चोग्याल को उनके राजमहल में ही नज़रबंद कर दिया गया था और तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इससे पहले देश की यानी भारत की स्वतंत्रता के समय 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट राज्य बन गया, यानी सिक्किम में राज्य राजा का होगा, लेकिन रक्षा और विदेश मामलों से जुड़े मुद्दे भारत सरकार देखेगी। 1964 तक ऐसा ही चला, परंतु पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद सिक्किम के राजा पलदेन नामग्याल इस स्टेटस में बदलाव की मांग करने लगे। उनका कहना था कि 1950 का समझौता जो है उसमें बदलाव करते हुए सिक्किम को भूटान जैसा स्टेटस मिलना चाहिए, यानी एक अलग स्वतंत्र देश। 1967 में नामग्याल भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी। 1970 में भारत सरकार ने राजा चोग्याल को सिक्किम के लिए परमानेंट एसोसिएशन का स्टेटस ऑफर किया।
जब कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा हुई तो तत्कालीन आर्मी चीफ मानेकशॉ ने कहा था कि आपको जो करना है करो, लेकिन सिक्किम में अपने सैनिकों के डिप्लॉयमेंट की पूरी आज़ादी मुझे चाहिए। पाकिस्तान से 1971 का युद्ध निपटने के बाद इंदिरा गांधी ने सिक्किम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुफिया एजेंसी रॉ को इस काम में लगाया। इंदिरा गांधी ने रॉ प्रमुख रामेश्वर नाथ काओ यानी आर्यन काओ को बुलाया और पूछा कि क्या तुम सिक्किम का कुछ कर सकते हो। इंदिरा गांधी की मंशा थी कि सिक्किम का भारत में पूरी तरह से विलय कर दिया जाए। रामेश्वर नाथ काओ एक भारतीय स्पाई मास्टर यानी जासूस थे। वे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के 1968 से 1970 तक इसके संस्थापक प्रमुख थे। अपनी किताब आर्यन काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर में नितिन गोखले लिखते हैं कि सिक्किम को लेकर तब तक एक योजना तैयार की गई। पीएन बनर्जी तब रॉ के ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। सिर्फ 4 दिनों में उन्होंने एक प्लान बनाया और आर्यन काओ ने इसे इंदिरा गांधी के सामने पेश किया। इंदिरा गांधी ने उस प्लान पर मुहर लगा दी। प्लान ये था यानी योजना ये थी चोग्याल राजशाही को धीरे धीरे कमज़ोर किया जाए और इसके लिए सिक्किम के लोकल राजनीतिक पार्टियों की मदद ली जाए। काजी लेंडुप दोरजी इन लोगों ने पहले ही राजशाही के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। जनता भी लोकतंत्र के प्रति सहानुभूति रखती थी। अब सवाल था कि कैसे भी इलेक्शन वहाँ कराया जाए, इसमें काजी की पार्टी की जीत हो। इसके बाद विधानसभा में प्रस्ताव पेश होता और सिक्किम का भारत में विलय हो जाता। यह सब जितना सोचा जा रहा था आसान था बोलना, उतना करना उतना आसान नहीं था। काओ ने अपने 2 ऑफिसर इस काम में लगाए। एक पीएन बनर्जी और दूसरे अजीत सिंह सियाली। सियाली तब गंगटोक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर तैनात थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जो सिक्किम में रॉ के इस पूरे ऑपरेशन पर नज़र रख रहे थे। 1973 की शुरुआत में 2 ऑपरेशन एक साथ शुरू किए गए। इनके नाम थे जनमत और ट्वाइलाइट। फरवरी 1973 में पीएन बनर्जी की टीम ने काजी और प्रधान से मुलाकात की और सिक्किम में प्लान शुरू हो गया। इसी दौरान बनर्जी को एक CIA ऑपरेटिव का पता चला जो कलकत्ता स्थित US दूतावास में तैनात था। इस आदमी का नाम था पीटर बर्लेह। वह एक बर्लेह को सिक्किम में आधिकारिक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। तब बनर्जी के कान खटके कि एक US राजनयिक ऑफिसर सिक्किम में क्या कर रहा है। पता चला कि पीटर बर्लेह सिर्फ चोग्याल राजा से ही नहीं, सिक्किम के नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी से भी मिला था। बनर्जी ने सीधे काओ को इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में तुरंत रॉ की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। तय हुआ कि इससे पहले कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने, सिक्किम ऑपरेशन को और तेजी दी जाए और जनता का विरोध इस लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि मजबूरी में चोग्याल को भारत से मदद मांगने के लिए आना ही पड़े। इसके अलावा ये भी तय हुआ था कि सेना के सिक्किम में कुछ फ्लैग मार्च कराए जाए ताकि लोकतंत्र समर्थक लोगों को ये संदेश जाए कि भारत उनके साथ है। ऐसा इसलिए भी जरूरी था कि 1949 में भी सिक्किम में ऐसे ही विद्रोह के स्वर उठे थे, लेकिन तब प्रधानमंत्री नेहरू शांत। 4 अप्रैल 1973 को एक खास घटना हुई। उस दिन चोग्याल राजा का 50वां जन्मदिन था। राजभवन में जश्न चल रहा था, वहीं सड़कों पर राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान चोग्याल राजा के बेटे तेजिंग राजभवन के रूट पर जा रहे थे। तब प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। तब उनके गार्डों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी और 2 लोगों की जान चली गई। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए पूरे सिक्किम में चक्का जाम कर दिया। अगले कुछ दिनों तक सिक्किम में भारी लूटपाट मची और मजबूरी में चोग्याल को भारत से मदद मांगनी पड़ी। 8 अप्रैल के दिन सिक्किम और भारत के बीच एक लिखित समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेगा और सिक्किम पुलिस भारतीय सेना के तहत काम करेगी। इसके बाद सिक्किम नेशनल पार्टी ने बंद वापस ले लिया था। 8 मई को एक और समझौता हुआ जिसके तहत चोग्याल राजा के पास सिर्फ राजभवन और वहां के गार्ड्स का नियंत्रण रह गया था। मामला काफ़ी हद तक सुलझ चुका था, लेकिन काओ के सामने एक और परेशानी थी। इंदिरा गांधी ने काओ से कहा था कि सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय कराना है। इससे कम में वो किसी भी सूरत पर राजी नहीं थी, यानी राजभवन और वहाँ के गार्ड भी भारत के नियंत्रण में आने थे। इसके अलावा एक और मुद्दा था जिस पर पेंच फंस रहा था। सिक्किम में सिर्फ राजशाही ही एक पक्ष नहीं था, वहाँ भोटिया जनजाति, नेपाली
समुदाय भी ताकतवर थे। चुनाव होने की स्थिति में अगर ये पक्ष ज़्यादा सीट अपने कब्जे में ले लेते तो भारत में विलय का प्लान जो है वो खटाई में पड़ सकता था। इसलिए काओ ने पीएन बनर्जी को एक और टास्क सौंपा। पूरे सिक्किम में प्रचारित किया गया कि सिक्किम और दार्जिलिंग के विकास में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए सिक्किम के विकास के लिए भारत की संसद में सिक्किम का प्रतिनिधित्व जरूरी है, जो बिना भारत में विलय के संभव नहीं है। काओ के लिए टास्क थी कि चुनाव के बाद विधानसभा में कम से कम 70% सदस्य भारत के पक्ष में हो, ताकि विलय में कोई दिक्कत पेश न आए। 1974 में इसके बाद चुनाव हुए थे। काओ की इच्छा अनुसार काजी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। चोंग्याल को अंदाजा हो चुका था कि अब राजभवन भी उसके हिस्से में नहीं आना है, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था। इसे देखते हुए रॉ ने सिक्किम ऑपरेशन को आखिरी हिस्सा जो है वो शुरू कर दिया था। इसके तहत जरूरी था कि बिना खून खराबे के राजभवन भी नियंत्रण में आ जाए। इस काम की शुरुआत विधानसभा से होनी थी। वहाँ काजी और उनकी पार्टी ने द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 सदन में पेश किया। एक्ट पारित हुआ और सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट बन गया। पूर्ण राज्य बनाने के लिए रेफरेंडम जरूरी था। उससे पहले एक आखिरी कदम जरूरी था, यानी राजभवन को अपने नियंत्रण में लेना। भारी मात्रा में सिक्किम गार्ड वहाँ तैनात थे और ये सब राजा के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। बिना विधानसभा की अनुमति के सेना सीधे राजभवन पर कब्जा नहीं कर सकती थी। रॉ के प्लान के तहत सबसे पहले गंगटोक में प्रदर्शन हुए और मांग उठी कि राजभवन को राज्य के अधीन किया जाए और सिक्किम गार्ड्स को वहाँ से हटाया जाए। इसके बाद चोंग्याल को लेकर योजना तैयार हुई, जिसके अनुसार चोंग्याल को राजभवन से हटाकर इंडिया हाउस ले जाया जाएगा और बाद में उन्हें गंगटोक के बाहर एक गेस्ट हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सब तय होने के बाद सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी ने भारतीय अधिकारियों को 2 पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने सेना के हस्तक्षेप की मांग की। इसके बाद 8 अप्रैल को ब्रिगेडियर दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सेना की 3 बटालियन राजभवन पहुंची। सिक्किम गार्ड्स ने थोड़ा विरोध दिखाया, लेकिन 20 मिनट के अंदर ही राजभवन को कब्जे में ले लिया गया था। सिक्किम को भारत में सम्मिलित करने का प्रश्न जनता के सामने रखा गया। पूरे सिक्किम में विधानसभा की देखरेख में एक रेफरेंडम कराया गया, जिसमें 97% जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान दिया। इसके बाद 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पास हुआ। फिर राज्यसभा में यह बिल 26 अप्रैल को पास हुआ। इसके बाद 15 मई 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद सिक्किम का भारत में पूरी तरह से विलय हो गया और वहाँ से नामग्याल राजवंश के शासन का अंत हो गया। हालांकि इसके बाद भी सिक्किम का भारत में विलय होने का ये प्रश्न जो था ये उठा रहा। चीन और नेपाल ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिस कारण भारत को इसके विलय के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। सिक्किम का भारत में विलय का लंबे समय तक विरोध करने के बाद अंततः चीन ने भी 2003 में पहली बार स्वतंत्र एशियाई देशों की अपनी वेबसाइट से सिक्किम का नाम वहाँ से हटा दिया था और इस तरह यह विवाद भी चीन की तरफ से भी खत्म हो गया। तो यह थी गाथा सिक्किम के भारत में विलय की। यह वीडियो कैसे लगी? अब हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल के तहत सिक्किम और अन्य जो पूर्वोत्तर में राज्य हैं या भूटान है, उस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगली वीडियो सिक्किम के नाम को लेकर होगी कि सिक्किम नाम कैसे पड़ा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इस हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, यह विनम्र अनुरोध है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।